अच्छा, तो हम बेटे बात करते हैं कि आपके पास 2 तरह का स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। वन इज़ टर्म्ड एज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन ओवर दैट। हम ये कहते हैं कि जी यहाँ से वो सेक्रीशंस जो कि फॉर्म होती हैं, यहाँ से ब्लैब आउट करती हैं और ये ब्लैब्ड आउट सेक्रीशंस मूव करती हैं टुवर्ड्स गोल्जी बॉडीज वेयर दे आर प्रोसेस्ड। ये गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रोसेस होती हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग थ्रू गोल्जी बॉडीज दे गेट मैच्योर्ड एंड पैकेज्ड इन फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। हम लोग ये बात करते हैं कि आपके पास यहां से बर्डेड ऑफ होने वाले स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। These lysosomes are considered as splitting bodies. We may know that कि ये आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग सेल के सोल्जर्स कंसिडर करते हैं। They are considered as cell soldiers. हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस सिस्टम सेल सोल्जर कंसिडर करते हैं क्योंकि ये आने वाले पैथोजेंस को किल करते हैं। ना सिर्फ ये सेल के पैथोजेंस को किल करते हैं, सेल को डिफेंस करते हैं, बल्कि दे आर also involved in intracellular digestion और apoptosis। सो हम लोग इनके बारे में ये कंसिडर करते हैं कि these are suicide bags। चूंकि इसे 1949 में ड्यूब ने डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज ड्यूब बॉडीज। अच्छा, हमने कहा कि ये स्प्लिटिंग बॉडीज लाइसो की वजह से कंसिडर होती हैं और आपके पास ये जो फ्रेशली स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट फ्रेश स्ट्रक्चर विच इज बर्डेड ऑफ, this is termed as primary lysosome। प्राइमरी लाइसोसोम बेटे बेसिकली एक इनएक्टिव लाइसोसोम है और इसके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत है जो अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 तक पीएच रिक्वायर करता है। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अमूमी तौर पर प्राइमरी लाइसोसोम्स आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली इसमें 40 काइंड्स ऑफ एंजाइम और मोर देन 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम बेसिकली किसी पॉलीमर की कन्वर्जन है उसके मोनोमर फॉर्म के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और विद द एडिशन ऑफ वाटर। जैसे हम प्रोटीन्स को प्रोटीएजेस की प्रेजेंस के अंदर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे लिपिड्स को उसके फैटी एसिड ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स को मोनोमर यूनिट्स यानी मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास तमाम प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और एसिड फॉस्फेटेस इन्हीं कैटेगरी के एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास ये कोई सेल है और ये उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर मेरे बेटे ये आपके पास एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई एक फूड पार्टिकल या कोई एक बैक्टीरियम या कोई एक एक्सोजिनस कंपोनेंट जो
एंडोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पर एंटर होता है, ये यहाँ पर बेटे एक इन्वेजिनेशन करता है. That particular sort of invagination that is made over there, this is due to एंडोसाइटोसिस. ये चूंकि एंडोसाइटोसिस की वजह से होती है, तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इसके रिजल्ट में बनने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोसोम का नाम देते हैं. ये स्ट्रक्चर जो इसके रिजल्ट में बनता है, आप इसे एंडोसोम का नाम देते हो. अब आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये कंसिडर करता है कि ये तो सॉलिड पार्टिकल है, तो इस वजह से सर इसको एंडोसोम की बजाय एक्सक्लूसिवली होना चाहिए फैगोसोम. या आप में से कोई कहता है कि सर ये तो कोई लिक्विड प्रोटीन है, तो इसको होना चाहिए पिनोसोम. या हम इसको जनरली एक फूड वैक्यूल कंसिडर करते हैं. सो ये वुड वैक्यूल, ये फैगोसोम, ये पिनोसोम, ये एंडोसोम जैसे ही सेल में एंटर होता है, सेल एनकाउंटर करता है इन इंग्रेडिएंट्स को अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरिए, जिसको हम लोग नाम देते थे प्राइमरी लाइसोसोम का. अब जब कभी आपके पास ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये एंडोसोम आपस में मिलते हैं, तो आपके पास एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है which is termed as secondary लाइसोसोम. अच्छा, हम ये बात कंसिडर करते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर चूंकि फ्रेशली एंजाइम फॉर्म होते हैं और इट इज नॉट एक्सक्लूसिव कि आपके पास यहाँ पर pH 4.5 या 5 है कि नहीं, लेकिन जब कभी भी ये किसी फैगोसोम, एंडोसोम, पिनोसोम, फूड वैक्यूल के साथ मिलते हैं, तो these become activated. They become activated due to inward excessive movement of हाइड्रोजन आइंस, और ये अपनी pH को एडजस्ट करते हैं. और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम असल में एक्टिव फॉर्म के लाइसोसोम होते हैं, जिनके अंदर वो चीजें जो मौजूद थी उनकी डिग्रेडेशन शुरू होती है, और आफ्टर डिग्रेडेशन वो ऐसे एब्जॉर्बेबल डिफ्यूजिबल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं. और सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो कि डाइजेस्टिव चीजें डाइजेस्टिव वैक्यूल के तौर पे ऐड करता है, सो हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम को जब यहाँ पर फूड वैक्यूल कहते थे, तो यहाँ पर उसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल का नाम देते हैं. या हम ये कहते हैं कि अगर आप इसको फैगोसोम कंसिडर करते थे, तो अब लाइसोसोम की अटैचमेंट के बाद इट इज नेम्ड एज फैगोलाइसोसोम. और चूंकि हम ये बात समझ रहे हैं कि ये बाहर से किसी चीज को खाया जा रहा है, इस वजह से इट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज हेट्रोफेजी. और अगर सेल अपने ही किसी कंपोनेंट को खा रहा होता, लेट्स सपोज सेल अपने ही किसी माइटोकॉन्ड्रिया की इनटेक कर रहा होता, तो हम लोग कहते हैं कि चूंकि अपना ही कोई कंपोनेंट खाया जा रहा है, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोफेजी. So we can say that these all are exclusively the other names of secondary lysosome, which is an active lysosome. जब आपके पास मेरे बेटे डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ये कन्वर्ट हो जाता है एक और स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेजिडुअल बॉडी का. इस रेजिडुअल बॉडी के अंदर वेस्ट मौजूद होते हैं, और इसमें से तमाम यूजफुल कंपोनेंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है. और आपके पास आफ्टर एब्सॉर्बिंग यूजफुल कंपोनेंट,
जो बॉडी बचती है, दिस इज नेम्ड एज रेजिडुअल बॉडी और इट इज टर्म्ड एज टर्शरी lysosome. This tertiary lysosome again moves towards the plasma membrane and it is released via exocytosis. So hence we can say that कि lysosome अपना digestive action complete करता है. फर्दर मोर हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि लाइसोसोम आपके पास सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं कि वो सेल के अंदर आने वाली चीजों को डाइजेस्ट करते हों, यानी एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक बहुत अहम फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन है. वी नो दैट कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन उसका फंक्शन है जो हम इन टर्म्स ऑफ सेलुलर डिफेंस भी यूज करते हैं. हम मोर ओवर इसके ऊपर ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास लाइसोसोम मेरे बेटे इस तरह की एंटिटीज होती हैं जो कि बेटे आप खुद सोचो कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है? क्या प्रोकैरियोट के अंदर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं? तो डेफिनेटली बेटे उसके अंदर नहीं होते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर होगा वो तो समहाउ डिफरेंट तरीके से प्रोसीड होगा. यहाँ पर प्रोकैरियोट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन डील नहीं किया जाता. अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि जी ये ऑटोफेजी करते हैं, और ऑटोफेजी के अंदर हम जब कभी बात करते हैं तो ऑटोफेजी के अंदर सेल अपनी ही चीजों को खाना शुरू करता है, तो दिस इज टर्म्ड एज ऑटोफेजी. हम मजीद ये कहते हैं कि ऑटोफेजी क्यों की जाती है? ऑटोफेजी यूं की जाती है कि सेल चीजों को रिसाइकल करना चाहता है. या अगर फर्ज करें कि मैं आपसे ये कहता हूं कि हार्मोन्स किसी सेल तक पहुंचते हैं और वो हार्मोन किसी सेल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो बाद में उसकी डिग्रेडेशन रिक्वायर होती है. तो वो डिग्रेडेशन होना यानी एंडोक्राइन हार्मोन की डिग्रेडेशन होना, जिसको हम लोग क्राइनोफेजी कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम. वो आपके पास लाइसोसोम पर हो रही होती है. अच्छा, मोर ओवर हम एक बात ये पढ़ते हैं कि इसके फंक्शंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑटोलाइसिस है. अब ये जरा फर्क समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑटोफेजी में सेल अपने ही किसी कंपोनेंट को खाता है, जबकि ऑटोलाइसिस में सेल खुदकुशी से खुदकुशी कर लेता है, यानी कि एपोप्टोसिस होती. जैसे हम कभी ये कहते हैं कि आप बड़े आराम से यूं हाथों में हाथ डालकर अपने बैठ सकते हैं, तो इसकी बेसिक वजह एपोप्टोसिस होती है. आज आप मंकीज की तरह टेल कंटेन नहीं करते हैं, इसकी वजह एपोप्टोसिस होती है. इसी तरीके से हमारे होंठों के दरमियान जो गैप है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एपोप्टोसिस. तो हम लोग ये बात समझते हैं कि आपके पास एपोप्टोसिस जो है वो लाइसोसोम्स की वजह से परफॉर्म की जाती है. मोर ओवर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हिस्टोलाइसिस भी लाइसोसोम्स ही परफॉर्म करते हैं. या आपने कभी ये बात पढ़ी होगी कि एग की अगर मेम्ब्रेन को आप देखो तो एग के ऊपर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है. ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है स्पर्म के अंदर मौजूद ये एक्रोसोम, और इसी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाती है. अगर आपके पास यहाँ पर एक्रोसोम्स मौजूद ना हो तो आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. सो हम लोग ये कहते हैं कि जी
acrosomes are necessary for the fertilization and these acrosomes are actually lysosome. इसको acrosome इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टिप के करीब पाया जाता है, इस वजह से इसको हम लोग एक्रोसोम कंसिडर करते हैं। मोर ओवर हम ये देखते हैं कि वो कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। हम कहते हैं जी जितने भी सेल जो कि फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी रखते हैं उन तमाम के पास लाइसोसोम ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास WBCs के पास लाइसोसोम ज्यादा होते हैं और उनमें भी वो जो फेगोसाइटोटिक सेल्स हैं जैसा कि न्यूट्रोफिल्स हैं या मेरे बेटे वो मैक्रोफेजेस जो कि टिश्यूज में मौजूद होते हैं जैसा कि माइक्रोग्लायल सेल्स जो कि CNS में पाए जाते हैं या ओस्टियोक्लास्ट जो कि बोन्स में पाए जाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी को प्रमोट करता है। हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर लाइसोसोम मौजूद ना हो तो लाइसोसोम के ना होने की वजह से उसको सफर करना पड़ सकता है किसी भी स्टोरेज डिजीज से। और जब कभी भी हम डिजीज की बात करते हैं तो हम असल में डिसईज की बात करते हैं। डिसईज मीन व्हेनेवर यू आर नॉट एट ईज तो आप डिजीज्ड होते हैं, यानी कि आप जब चैन की हालत में नहीं होते हैं तो आप डिसईज होते हैं। वैसे हम बायोलॉजिकली डिसीज को एबनॉर्मल होमियोस्टेसिस कंसिडर करता है। हम लोग ये कहते हैं कि तकरीबन 20 टाइप्स की स्टोरेज डिजीजेस मौजूद हैं जिनमें से हमारी बुक जो है वो कुछ स्टोरेज डिजीजेस को डिस्कस करती है जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि आपके लिवर सेल की एक बड़ी बेसिक हैबिट ये है कि लिवर सेल ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं और बवक्ते जरूरत उस ग्लाइकोजन को स्प्लिट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है मौजूद ना हो, जैसा कि हम ये जानते हैं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की जरूरत है। अगर मेरे बेटे ये एंजाइम मौजूद ना हो तो हम एक डिजीज से सफर करते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं या इसको हम लोग पॉम्पी डिजीज का नाम देते हैं। पॉम्पी डिजीज कहते हैं या ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरीके से आपके किसी ब्रेन सेल के अंदर प्रॉब्लम हो और ब्रेन सेल के अंदर अगर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएं लिपिड्स, और ये लिपिड्स जो कि यूजुअली हेक्सोसामिनिडेज से ब्रेक हो जाते हैं और अपने सिंपल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। अगर ये नहीं इस तरह से होते तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं, ये यहाँ पर बेसिकली सेरिब्रोसाइड्स होते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए ये बात की जा रही है कि हेक्सोसामाइनिडेज जो लिपिड की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो ब्रेन सेल के अंदर अगर एब्सेंट हो तो इट मे लीड टू टे-सैक्स डिजीज। और ये बेटे वो डिजीजेस हैं
जो एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से होती हैं। चूंकि ये डिजीजेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से होती हैं, और अगर हम इसको रिकैप करें तो ये एंजाइम प्रोसेस होने थे गोल्जी बॉडीज में, और ये गोल्जी बॉडीज आनी थी फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये सारी चीजें फराहम करने का, यानी मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड करने का काम करना था यहां पर मौजूद न्यूक्लियस ने। तो अगर आपके पास डिफेक्ट मौजूद है इधर, यानी यहां पर वो जीन इनएक्टिव है या जीन नॉन फंक्शनल है या म्यूटेटेड है, तो डेफिनेटली वो मैसेंजर आरएनए भी म्यूटेटेड बनेगा। अगर वो मैसेंजर आरएनए ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रोटीन ठीक नहीं बनेगी, और अगर वो प्रोटीन ठीक काम नहीं करेगी, यानी एंजाइम ठीक काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और लिपिड्स को उसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में चेंज नहीं कर पाएंगे, और सेल एनगोर्ज्ड हो जाएंगे इन कंपोनेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर डिजीजेस में। जैसे कि टे-साक्स डिजीज के अंदर इट्स अ वेरी सिवियर डिजीज कि एक बच्चा इस तरह से पैदा होता है कि उसके ब्रेन के अंदर लिपिड एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, और वो अपनी बॉडी के बेसिक पार्ट्स को मूव नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, और 2 से 3 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। सो ये एक बड़ी दिल खराश किस्म की डिजीजेज हैं जो कि उनको कंजेनिटली मिलती हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक बेसिकली उनके डीएनए से होता है। तो सो ये जो सारी डिजीजेस हम लोग लाइसोसोम्स के अंदर पढ़ते हैं, ये उनकी कंजेनिटल डिजीजेस डिस्कस होती हैं। मोर ओवर हम लाइसोसोम से जब कभी आगे निकलते हैं तो हम ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैसे भी आउटबर्डिंग होती है,